नमस्कार साथियों, आज हम कोटा ओपन बीए फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर देखेंगे और ये मॉडल पेपर आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेगा। तो आज ये मॉडल पेपर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, ये जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो वही PYQ के आधार पर है। आज हम स्टार्ट करेंगे AGI-01 जो कि भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक। कौन सा काल है? प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक। और इस जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर की PDF मैं आपको द माइंड जीके टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेक्शन ए है जो कि 30 शब्दों में इसको आंसर देना है। क्वेश्चन पहला क्या है? प्राचीन भारत के किसी दो अभिलेखों के नाम बताइए। प्राचीन भारत के किसी दो अभिलेखों के नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त का अभिलेख है। किसका है? समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। ये क्वेश्चन 3 बार आ रखा है एग्जाम के अंदर, 3 बार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर 2 नंबर पे है हाथीगुफा अभिलेख। हाथीगुफा अभिलेख, ये खारवेल का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? खारवेल का भी कौन सा अभिलेख है? हाथीगुफा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 2 है नीति शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? नीति शास्त्र ग्रंथ के लेखक, ये क्वेश्चन, ये भी कई बार क्वेश्चन आ रखा है। नीति शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। नीति शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? कौटिल्य। चाणक्य है। चाणक्य कौन है? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 3 है जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत लिखिए। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो देखते हैं। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन से देखते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये क्वेश्चन कभी कभार दीर्घ उत्तरार्थ में आता है कि इन पर ये क्या कहते हैं, इनको जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत है, इन पर आपको एक निम्न लिखना है। अहिंसा पे भी आपको 50 शब्दों में लिखना पड़ता है, सत्य भी, अस्त्य भी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में। तो ये इनके हो गए मुख्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है वेदांग क्या है? वेदांग क्या? तो वेदों को समझने के लिए जिन 6 अंगों की रचना हुई थी, वेदों को समझने के लिए जिन 6 अंगों की रचना हुई उन्हें वेदांग कहते हैं। शिक्षा, कल्प, कल्याण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 अंगों की रचना कौन सी हुई थी? 1 नंबर पे है शिक्षा, ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 5 है रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि। ध्यान रखना, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। कभी कभार शब्द में भी पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। तो रामायण के रचयिता कौन हो गए? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 6 है कुषाणकालीन सिक्कों की 2 विशेषताएं लिखिए। कुषाणकालीन सिक्कों की 2 विशेषता क्या है? तो इन पर राजा की आकृति और ग्रीक रोमन देवी देवताओं की आकृति अंकित होती है। किस पर? इन पर राजाओं की आकृति, ग्रीक रोमन देवी देवताओं की आकृति अंकित होती थी। इन सिक्कों पर यूनानी लिपि का प्रयोग होता था। कौन सी लिपि? यूनानी लिपि का प्रयोग होता था। द माइंड जीके आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको हर वीडियो की, हर जितने भी मॉडल पेपर आएंगे, जितने भी MCQ लेके आएंगे, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन 7 नंबर दोबारा देखते हैं, तभी सही नहीं थी इसलिए। क्वेश्चन 7 नंबर दोबारा से देख लेते हैं। कुषाणकालीन सिक्कों की 2 विशेषताएं लिखिए। कुषाणकालीन, तो इन पर राजा की आकृति और ग्रीक रोमन देवी देवताओं की आकृति अंकित होती थी। किसकी आकृति होती थी? राजाओं की और ग्रीक रोमन देवी देवताओं की। और दूसरी इसकी विशेषता है इन सिक्कों पर यूनानी लिपि का प्रयोग होता था। कुषाणकालीन सिक्कों की 2 विशेषता यही है, इन पर राजाओं की आकृति और ग्रीक रोमन देवी देवताओं की आकृति अंकित होती थी और इन पर यूनानी लिपि का प्रयोग होता था। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी का वर्तमान के अंदर नेपाल में। नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य नेपाल। अब देखते हैं सेक्शन B लघु उत्तर वाले प्रश्न। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना और 7 अंक के लिए प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करना है। क्वेश्चन कई बार आ रखा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए।
तो क्या वर्णन देख लेते हैं अभी हम। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्रोत हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। ये जितने भी वर्ड है, जैसे कि सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, तो इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय, ध्यान रखना आप। तो प्राचीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या, थोड़ा बहुत वर्णन कर लेते हैं इसके बारे में। तो धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हो जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, स्यारवेद, ब्राह्मण और उपनिषद। ये है वैदिक साहित्य। और बौद्ध साहित्य में क्या है? त्रिपिटक के अंदर त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, 1 2 3 4, इसमें भी स्यार है और इसमें भी ग्रंथ स्यार है। जैन साहित्य, जैन साहित्य के अंदर अंग है, उपांग है, कल्पसूत्र आदि है। अब 2 नंबर पे है लौकिक, जो कि गैर धार्मिक साहित्य है। लौकिक गैर धार्मिक साहित्य है। महाकाव्य के अंदर कौन से हैं? रामायण और महाभारत। काव्य व नाटक के अंदर कालिदास की रचनाएं हो जाएगी अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश। और राजनीतिक ग्रंथ के अंदर हो जाएंगे कौटिल्य और अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इतिहास और चरित्र, तो ये लिखी थी राजतरंगिणी कल्याण ने लिखी थी। और बाण भट्ट की रचना हो जाएगी हर्षचरित्र। इन ग्रंथों से उस समय की भाषा, संस्कृति, धर्म और शासन व्यवस्था का ज्ञान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना है। तो वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति और उस टाइम महिलाओं की क्या वेशभूषा, महिलाएं कैसी रहती थी, कैसे ज्ञान की प्राप्ति करती थी, तो उसके यहाँ क्वेश्चन में देख देते हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी, मतलब कि पुरुषों के बराबर महिलाओं का भी दर्जा था। वे शिक्षा प्राप्त करती थी, यज्ञों में भाग लेती थी और कई बार रचनाओं की रचना भी थी। और प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। शिक्षा के अंदर अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां वेदों की रचनाएं, रचयिता थी। विवाह प्रणाली के अंदर स्वयंवर की परंपरा थी, बहुपति प्रथा नहीं थी। बहुपति मतलब कि एक महिला के 2 पति नहीं हो सकते, ओनली फॉर 1 पति हो सकता है। तो बहुपति प्रथा नहीं थी। फिर सामाजिक अधिकार, सामाजिक अधिकार इसके अंदर स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठानों में पति के साथ भाग लेती थी। धार्मिक अनुष्ठान के अंदर भाग लेती थी। गृहस्थी में भागीदारी, स्त्रियां परिवार और अर्थव्यवस्था का संचालन करती। अर्थव्यवस्था है, आज भी महिलाएं अपने घर का जितनी भी अर्थव्यवस्था हो जो महिलाएं देखती है, और घर के काम सारे वगैरह। उत्तर वैदिक काल में स्थिति में गिरावट आई है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं गिरावट आई है। तो बाल विवाह की परंपरा शुरू हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। शिक्षा से वंचित की जाने लगी थी महिलाओं को। पर्दा और सती प्रथा जैसी बुराइयां बढ़ी थी। पर्दा मतलब घूंघट, लड़कियां बाहर नहीं से पर्दे के अंदर रहती थी। और सती प्रथा, पुरुष के पीछे सती होना, सती प्रथा। इस प्रकार प्रारंभिक काल में महिलाओं की स्थिति सशक्त थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसमें गिरावट देखी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे। कौन से, कितने सिद्धांत थे? 5 सिद्धांत थे। अब देख लेंगे आगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव माने जाते हैं, परंतु इसके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी 100वीं तीर्थंकर थे। जैन धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा की अशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति था। आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति था। तो मूल सिद्धांत क्या था देख लेते हैं अब। मूल सिद्धांत के अंदर 1 नंबर देखते हैं पंच महाव्रत। क्या है? पंच महाव्रत। तो इसके अंदर देखेंगे अहिंसा। अहिंसा में क्या है? किसी भी जीव को कष्ट न देना। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को कष्ट न देना। ये किसके अंदर है? जैन धर्म के अंदर है। सत्य, ये आजकल सब में होता है कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। सत्य यानी सच्चाई बोलना। अस्त्य का मतलब वो चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। अपरिग्रह, जो कि संपत्ति का त्याग हो जाएगा। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का त्याग हो जाएगा। फिर हो जाता है त्रिरत्न। फिर होता है सम्यक दर्शन, जो कि सच्चा
विश्वास होता है। सम्यक दर्शन मतलब सत्साव्यास। फिर सम्यक ज्ञान जो कि सही ज्ञान होता है। और फिर सम्यक चरित्र आचरण, सच्चा आचरण और सच्ची आचरण सही है। अहिंसा का विशेष महत्व। अहिंसा का विशेष महत्व क्या? जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च माना गया है। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च माना गया है। मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग आत्मसंयम, तप, ध्यान, सत्य जीवन के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। जैन धर्म सादगी, त्याग और आत्मनियंत्रण पर आधारित था। जैन धर्म सादगी, त्याग और आत्मनियंत्रण पर आधारित था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हम जितने भी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर लेके आएंगे और वो मॉडल पेपर आपको हर एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। बीए फर्स्ट ईयर के अंदर SI के अंदर SI 01 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना, SI 01, SI 2, तो उसके अंदर ये आपको बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अशोक के धम्म की व्याख्या कीजिए। अशोक के धम्म की व्याख्या करनी है तो अपने को। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब हुआ था? 216 में। कब हुआ था? 261 में, सॉरी 261 ईस्वी में हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था और एक नैतिक शासन नीति धर्म का प्रचार किया। यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक और धार्मिक मूल्यों का एक संकलन था। फिर धर्म के प्रमुख तत्व क्या थे? धर्म के प्रमुख तत्व थे क्या थे वो देख लेते हैं। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, अहिंसा और जीवों के प्रति दया, माता पिता और गुरुजनों और ब्राह्मणों का सम्मान, और नैतिक जीवन और आत्मसंयम। हिंसा, मद्यपान और अनुष्ठानों का विरोध, प्रजा के कल्याण हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक का उद्देश्य क्या था? तो अशोक का उद्देश्य देख लेते हैं। धम्म के माध्यम से समाज में शांति, सद्भाव और नैतिकता की स्थापना करना, और ये शासक और प्रजा दोनों के लिए आचार संहिता जैसा था। अब सेक्शन C देख लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन एकदम परीक्षा के हुबहू पैटर्न पर बनाए गए और ये पेपर आपको एग्जाम में देखने में मिलेगा। सेक्शन C देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 14 अंक का और इसको 5 शब्दों में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत की विभिन्न स्थलवासी सभ्यताओं के निवासियों के जीवन शैली पर निबंध लिखना अपने को। तो अपन जल्दी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप इन वीडियो को कई बार एग्जाम में जाने से पहले आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना। तो है भारत की प्राचीन सभ्यताएं। स्थलवासी सभ्यताएं विलेज बेस्ड कल्चर्स या ग्रामीण सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुई थी। ये सभ्यताएं मुख्यतः गाँव और कृषि आधारित जीवन पर केंद्रित थी। इनका काल लगभग 2000 ईस्वी से 1600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो प्रमुख स्थलवासी सभ्यता कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। सोपानी मांडी उत्तर प्रदेश के अंदर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर है। इमाम गांव महाराष्ट्र के अंदर है। पयमपल्ली तमिलनाडु के अंदर है। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राकलदास बनर्जी राजस्थान के अंदर है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। जीवन शैली की विशेषताएं क्या है? जीवन शैली की विशेषता हो जाएगी आवास और बसावट। लोग मिट्टी और लकड़ी से बने घरों में रहते थे और बस्तियाँ किनारे या उपजाऊ भूमि के पास बसाई जाती थी। आर्थिक जीवन क्या था? तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। गेहूँ, जौ, चना, चावल की खेती होती थी। पशुपालन के अंदर गाय, बैल, बकरी का भी महत्व था। हस्तशिल्प के अंदर मिट्टी के बर्तन, धातु की वस्तुएं विकसित थी। सामाजिक जीवन के अंदर क्या था? समाज कलीबाई और गोत्रीय व्यवस्था पर आधारित था सामाजिक जीवन के अंदर। फिर परिवार संस्था मजबूत थी। स्त्रियों को सामाजिक सम्मान प्राप्त था। धार्मिक जीवन के अंदर हो जाएगा प्रकृति पूजा प्रचलित थी। अग्नि, सूर्य, वायु आदि की पूजा होती थी। कुछ स्थलों पर स्वादान की प्रथा पाई गई थी, जिससे पुनर्जन्म की मान्यता का संकेत मिलता है। कला एवं संस्कृति। मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी होती थी। लोकगीत, नृत्य और मौखिक परंपराएं सामाजिक जीवन की हिस्सा थी।
निष्कर्ष क्या निकला? तो भारत की स्थलवासी सभ्यताओं के निवासी सरल, आत्मनिर्भर प्रकृति के अनुरूप जीवन जीते थे और इनकी जीवन शैली ने आगे चलकर वैदिक और ऐतिहासिक कालीन सभ्यताओं के विकास में आधार भूमिका कार्य किया है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य के उत्थान में बिंबिसार और अजातशत्रु और महापंचनद का योगदान बताइए। तो मगध प्राचीन काल का एक प्रमुख महाजनपद था जो बाद में एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभरा। इसके उत्थान में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापंच जैसे शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिंबिसार का परिचय देख लेते हैं। बिंबिसार जो शासन रहा था 544 से 492 ईसा पूर्व तक। अरेक वंश का संस्थापक था। कौन था? अरेक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विवाह नीति अपनाई गई थी। कौशल, लिस्सावी और मध्य देश की साम्राज्य कुमारियों से विवाह किया था। अंगराज्य पर विजय प्राप्त कर व्यापारिक मार्गों पर अधिकार किया। राजधानी इसने बनी थी राजगिर और बौद्ध धर्म के समर्थक थे बिंबिसार। फिर 2 नंबर पे देख लेते हैं अजातशत्रु। 492 से 460 ईसा पूर्व। बिंबिसार का पुत्र था। कौन था? अजातशत्रु। लिस्सियों को हराकर वैशाली जीता था। काशी और कौशल के प्रमुख हिस्सों पर अधिकार किया था। राजगृह में किले और युद्ध यंत्रों का निर्माण कराया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हो। प्रथम बौद्ध संगीति का कार्यकाल जो आयोजन हुआ था वो इसी के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? फिर 3 नंबर पर देखते हैं महानपंच लगभग 4 से 45 ईस्वी पूर्व। इसका कोई प्रॉपर डाटा नहीं मिलता। तो नंद वंश का संस्थापक था जिसे एकराट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एकराट कहा जाता है। क्षत्रियों को पराजित कर कई राज्यों को मगध में मिलाया था। शक्तिशाली सेना 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 हाथी सेनाएं बनाई थी। साधारण वर्ग से आने के कारण जन सामान्य में लोकप्रियता प्राप्त की थी। निष्कर्ष, इन तीनों शासकों की सैन्य, राजनीति और प्रशासनिक नीतियों ने मगध को एक छोटे राज्य से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। विशेष रूप से बिंबिसार, अजातशत्रु की विजय योजनाओं तथा महापंच की सैन्य शक्ति ने मगध के उत्थान में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यदि आप चाहते हैं कि मैं 12 प्रश्न यदि आप चाहते हैं कि मैं सारे के सारे मॉडल पेपर लेके आऊँ तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप वीडियो को लाइक करते हो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम अभी इसके आगे ऐसा ही 02 के मॉडल पेपर लेके आएंगे तो सबसे पहले आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।